स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ऑपरेशन जीएस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आया हूं। और उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत ये लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास और उत्तर प्रदेश मध्यकालीन इतिहास पर वीडियो बनाया जा चुका है, जो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल ऑपरेशन जीएस सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लेक्चर नंबर 3 उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों को किस स्थान पर पराजित कर दोआब से निष्कासित कर दिया था? फर्रुखाबाद, अवध, रुहेलखंड, मालवा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रुहेलखंड। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने रुहेलखंड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन दो उत्तरी क्षेत्रों पर पठान सरदार नजीब खान का शासन था? आपके ऑप्शन है मेरठ और बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरठ और बरेली। तो मेरठ और बरेली पर जो है पठान सरदार नजीब खान का शासन था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। पठान सरदार नजीब खान उत्तर प्रदेश के बरेली और मेरठ उत्तरी क्षेत्रों पर शासन किया था। 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्तमान उत्तर प्रदेश को 1757 में प्लासी की लड़ाई तक 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा जो है औरंगजेब की मृत्यु से लेकर बैटल ऑफ प्लासी तक 1757 इसके बीच पहला जो स्वतंत्र राज्य था ये है बरेली और मेरठ के उत्तरी भाग। ये उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो बरेली और मेरठ जो उत्तरी भाग, इस पर शासन नजीब खान के द्वारा किया गया था। ये एक पठान सरदार थे। और दूसरा जो क्षेत्र है रुहेलखंड, मेरठ और दोआब, इस पर जो शासन है ये रहमत खान का शासन था। और फर्रुखाबाद के नवाबों ने मध्य दोआब क्षेत्रों पर किसका शासन था? तो फर्रुखाबाद के नवाबों का शासन था। और अवध के नवाबों ने फैजाबाद और लखनऊ, तो फैजाबाद और लखनऊ पर अवध के नवाबों का शासन था। और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठों का शासन था। तो ये 5 स्वतंत्र राज्य थे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया था, और इन पर शासन आप देख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन के रूप में अगर पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। मोहम्मद कासिम नानौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1867 ईस्वी में राज्य के देवबंद सहारनपुर में इस्लामी मदरसे की स्थापना की तथा ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद के उद्देश्य से दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये देवबंद जो है ये सहारनपुर में स्थित है, और इस दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन ये मोहम्मद कासिम नानौतवी, इस नाम को आप याद रखिएगा। ये इसी ने जो है इस्लामी मदरसे की भी स्थापना की थी, और दारुल उलूम से भी ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शन है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, गजाधर सिंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। और अगर हम कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है बिहार के जगदीशपुर के शाही घराने से संबंधित थे। बिहार के
जगदीशपुर के शाही घराने से संबंधित हैं कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 में बिहार का नेतृत्व किया। और अगर हम मौलवी अहमदुल्लाह की बात करें तो मौलवी अहमदुल्लाह ने जो है फैजाबाद से फैजाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। और अगर हम गजाधर सिंह की बात करें तो गजाधर सिंह ने जो है गोरखपुर से गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के। अगर ये आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम को देते हैं तो उत्तर प्रदेश ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति में ये विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से किसने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? आपके ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली और बीडी सावरकर, चार्ल्स राइकस, अशोक मेहता। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली ने जो है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, 10 मई 1857 क्रांति का प्रारंभ मेरठ छावनी से हुआ। उस समय लॉर्ड कैनिंग, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे 10 मई 1857 को। और सर्वप्रथम बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। इस आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजों की हड़प नीति और आर्थिक शोषण था। और ये जो हड़प नीति है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, आप इसे ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत लाया गया था। सैनिकों ने 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा 12 मई को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। जलसा, 4 नागरिक और 6 सैनिक नामक समिति ने दिल्ली का प्रशासन संभाला। यहां पे आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश में किसने कहां से नेतृत्व किया, आप यहां पे देख सकते हैं। कानपुर से जो है नाना साहब और तात्या टोपे अजीमुल्ला, इनके नाम ये नेतृत्व करता है कानपुर से। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ से। और अगर झांसी की बात करें तो झांसी से आप जानते ही हैं लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर खान, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बरेली से किसने नेतृत्व किया, तो खान बहादुर खान ने। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, कालपी से तात्या टोपे, और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मेरठ से कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह और गोरखपुर से गजाधर सिंह। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपको मेरठ बार बार पूछा जाता है, बरेली, लखनऊ और कानपुर, इन सबको आप जरूर याद रखिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया और अवध की बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्षीय पुत्र बिरजिस कादर को अवध का नवाब बना दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर अगर हम जॉन निकोल्सन की बात करें तो 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी उसका जो दबाया गया था वो जॉन निकोल्सन ने दिल्ली के जो 1857 की क्रांति का हुआ था उसको दबाया था जॉन निकोल्सन ने। और अगर हम कैंपबेल की बात करें तो कैंपबेल ने जो है बरेली विद्रोह को दबाया था। बरेली विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था और जॉन निकोल्सन ने दिल्ली के, और ह्यूरोज ने ये झांसी का, जनरल ह्यूरोज ने झांसी के विद्रोह को दबाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महल परी के नाम से किसको जाना जाता है?
महल परी के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बेगम हजरत महल की बात करें तो महक परी के नाम से, इस नाम से महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता था और रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से जाना जाता था। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। महक परी ये जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी हजरत महल। ये एक तरह ये जो है महक परी, उन्हीं ने इनको जो है संज्ञा दी थी, उन्हें महक परी के कहकर पुकारा गया था अवध के नवाब के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से भी जाना जाता था। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। आप कुछ क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, ये 17 जून की जगह आपको 18 जून भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखते हैं। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से प्रसिद्ध थी। जून 1857 में दिल्ली में जनरल बख्त खान जो है ये बहादुर शाह जफर का सेनापति था। जनरल बख्त खां के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों और जॉन निकोलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जॉन निकोलस ने। इनके बीच लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सतारा, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से सर्वप्रथम किस राज्य को जो है हड़पा था, तो वो सतारा था। आप ये ध्यान रखिएगा। और जैतपुर और संबलपुर को 1849 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का के लिए ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। झांसी को 1853 में और अवध को 1856 में ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब्जा किया गया था। और नागपुर 1854। 2-3 चीज़ों को आप यहाँ ध्यान रखिएगा। एक तो झांसी 1853, अवध 1856 और सतारा सर्वप्रथम जो है 1848 में ये कब्जा किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मेरठ, अवध, इलाहाबाद। तो सबसे ज्यादा सैनिक जो थे 1857 की क्रांति में वो अवध क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और मदन मोहन मालवीय ने इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस विश्वविद्यालय 1916 में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU के रूप में ये बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद का भव्य दरबार, ग्रैंड दरबार ऑफ इलाहाबाद, किस वर्ष आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1857, 1858, 1859 और 1864। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1858। ये भव्य दरबार जो है ग्रैंड दरबार ऑफ इलाहाबाद, आप कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि दिल्ली दरबार जो है, दिल्ली दरबार का आयोजन वर्ष 1911 में किया गया था जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर, और 1911 में ही राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, या करने की जो घोषणा किया गया था वो दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था उस समय किया गया था। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिल्ली दरबार ये 1911 में हुआ था। और अगर हम इलाहाबाद के भव्य दरबार की बात करें तो ये 1857 जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद अगले वर्ष जो है 1858 में इलाहाबाद के भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक जो थे वो अवध से संबंधित थे या अवध से थे। ठीक है। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने
एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जिसे बीएचयू अधिनियम 1915 के तहत बनाया गया था। 1916 में एनी बेसेंट ने लोकमान्य तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की थी। 1916, आप ये ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट को 1917 कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा 1917 में कोलकाता का अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। इलाहाबाद का भव्य दरबार की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक भव्य दरबार आयोजित किया गया था। इसे महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा भी कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने इस उद्घोषणा को पढ़ते हुए कहा कि अब भारत का शासन क्राउन के अधीन एक भारत मंत्री सचिव तथा 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल द्वारा की जाएगी तथा गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दे दी गई। 1858 को दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम प्रदेश से अलग कर दिया गया तथा प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दी गई। तो जब ये 1858 में दिल्ली इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया गया था, उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे और यहीं पर गवर्नर जनरल को जब वायसराय की उपाधि दे दी गई तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स में आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1885 से 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? आपके ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1885 से 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे। अगर आप इसे याद रखना चाहें तो 3 अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुए थे। 3 अधिवेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ में हुए थे और 3 अधिवेशन जो है ये आपके प्रयागराज इलाहाबाद में, प्रयागराज इलाहाबाद में 3 अधिवेशन और 3 लखनऊ में, और 3 अधिवेशन जो हैं जिनमें से एक अधिवेशन बनारस में, एक अधिवेशन जो है कानपुर में, 3 अधिवेशनों में से एक अधिवेशन जो है बनारस में, एक अधिवेशन कानपुर में और एक अधिवेशन जो है वो मेरठ में आयोजित किया गया था। तो आप यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 3 अधिवेशन लखनऊ में और 3 जो है प्रयागराज में आयोजित किया गया था, और 3 अधिवेशन जिसमें से एक बनारस में, एक कानपुर में और एक मेरठ में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसी में जो है नरम दल और गरम दल मिलकर एक हो गए थे 1916 लखनऊ अधिवेशन में। और अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब कब देखते हैं। 1886 में इन्होंने कलकत्ता में, और 1893 में लाहौर में तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता में। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि दादा भाई नौरोजी कितने अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो 3 अधिवेशन, 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906
कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर और भी फैक्ट हम दादा भाई नौरोजी से संबंधित देखें तो यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही 1865 ईस्वी में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना तथा 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जो है 1924 में जो है बेलगांव कर्नाटक में जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये 1924 में पहली बार और आखिरी बार। तो महात्मा गांधी जो है एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर और 1936 लखनऊ, इन दो अधिवेशनों की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ। 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में आयोजित अधिवेशन देखते हैं 1888 जॉर्ज जूल। सबसे पहले देखते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। और इसकी जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 मुंबई में आयोजित किया गया था। 1885 मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आइए उत्तर प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से अधिवेशन हुए और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। 1888 में जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद प्रयागराज में अध्यक्षता किया था। 1892 व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद। 1899 रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में किया था। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने जो है वाराणसी में किया था। और 1910 विलियम वेडरबर्न, इन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज। 1916 अंबिका चरण मजूमदार, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, आप इसे याद रखिएगा। और 1925 सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष का अधिवेशन सरोजनी नायडू द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है कानपुर में अध्यक्षता किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1936 जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में अध्यक्षता किया था। और 1946 JB कृपलानी ने मेरठ में। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आपके ऑप्शन है प्रयागराज में, पटना में, कोलकाता में, लखनऊ में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था अवध में, बिहार में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अवध में। बाबा रामचंद्र ने किसान के जो संगठन था उसका संगठन इन्होंने अवध में किया था। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन प्रोफेसर NG रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936, आप ये सन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1936 में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का। ये जो 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर में छूट की मांग रखी गई थी। और अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो सर्वप्रथम अवध क्षेत्र के किसानों को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अगर अवध ऑप्शन में नहीं है और प्रतापगढ़ दिया है तो प्रतापगढ़ सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ में अवध में जो है किसान सभा का गठन किया था।
किसान सभा और एका आंदोलन, एका आंदोलन की अगर हम बात करें तो एका आंदोलन की अध्यक्षता मदारी पासी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। किसान सभा आंदोलन और एका आंदोलन में मुख्य अंतर यह था कि किसान आंदोलन मुख्यतः किसानों का आंदोलन था जिसमें जमींदार नहीं थे, पर एका आंदोलन में छोटे मोटे जमींदार भी शामिल थे, ऐसे जमींदार जो बढ़े हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे। उत्तर प्रदेश में जो है किसान सभा या जो आंदोलन किए गए हैं उनको एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका जो आयोजन वर्ष था 1918 में किया गया था और ये किसके द्वारा? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, इन तीनों लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का आयोजन 1918 में किया गया था। अवध किसान सभा जो कि अवध या प्रतापगढ़ में आयोजित किया गया था, ये 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। मदारी पासी के द्वारा एका आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में 1936 में स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक के द्वारा आयोजित किया गया था। तो आप यहाँ पे इन सारे को याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण आयोजन थे जो उत्तर प्रदेश में किसान सभा से संबंधित आयोजन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 1922 में, 1920, 1919, 1924। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1922 में। 1922 में जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस जो आपके ऑप्शन है कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, वाराणसी में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या संगठन, इसकी स्थापना जो है कानपुर में किया गया था। आगे चल के जो है HRA का नाम बदलकर ही HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन इसका नाम जो है बदलकर HRA का ही नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन HSRA कर दिया गया था। और HSRA जो इसका मुख्यालय था ये आगरा में था, और जो HSRA है इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था और HRA की स्थापना कानपुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन डकैती घटित हुई थी। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। 9 अगस्त को जो है काकोरी ट्रेन डकैती शब्द को हटाकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं काकोरी कांड के अंतर्गत जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आप याद रखिएगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, आप एक एक को ध्यान में रखिएगा। आगे महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922, आपको ये 4 की जगह कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिल सकता है,
तब कंफ्यूज नहीं होगा। 4 फरवरी जो है ये वैलिड डाटा है। 4 फरवरी 1922 को प्रदेश में प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड घटित हुआ, जिसमें एक उग्र भीड़ ने चौरी चौरा गांव गोरखपुर में स्थित पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और एक जो दरोगा था, टोटल 23 अंग्रेज सैनिक जो है जल गए थे। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। असहयोग आंदोलन की अगर हम स्टार्ट की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को देश में असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और चौरी चौरा कांड के होने के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। काकोरी कांड की बात करते हैं तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी लखनऊ, ये जो लखनऊ से जो है 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित काकोरी स्टेशन है, उसी स्टेशन पर ये काकोरी कांड हुआ था। तो वहाँ पे जो है ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा, इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को याद रखिएगा, इनको जो है गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1924 में जो है कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, जोगेश चंद चटर्जी इसके संस्थापक सदस्य थे। बाद में जो है इस एसोसिएशन से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के भी नाम जुड़े थे। बाद में इसे ही जो है HSRA में बदल दिया गया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में HRA जो है इसका नाम बदलकर HSRA कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेज सैनिकों से चंद्रशेखर आजाद घिर गए तो वहां पर इन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्य थे नौजवान सभा का। यशपाल ये भी जो है नौजवान सभा के सदस्य थे। छबील दास या छब्बल दास ये भी सदस्य थे। अंबिका चक्रवर्ती ये जो है चटगांव शस्त्रागार कांड से जो हुआ था, चटगांव कांड से संबंधित हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती, जो कि नौजवान सभा से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कराची में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा। और अगर हम 1929 की बात करें तो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और अगर हम कोलकाता अधिवेशन 1928 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कुछ तथ्य देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क, तो जो अल्फ्रेड पार्क है इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। अगर हम नौजवान सभा की बात करें तो नौजवान भारत सभा यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। इसके प्रसिद्ध नेता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छब्बल दास, राजगुरु, यशपाल, जयपाल आदि थे। अंबिका चक्रवर्ती चटगांव शस्त्रागार मामले की प्रसिद्ध क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट नेता थे। कराची अधिवेशन 1931 की बात करें तो कराची प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा। तो ये अंबिका चक्रवर्ती हैं जो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित हैं। अगर आपको कभी समय मिले तो आप चिट्टागोंग करके एक मूवी है जो इसी कांड पर बना है और ये बहुत ही मस्त मूवी है। यहाँ पे सभी अच्छे जो है अभिनेता आपको मिल जाएंगे और इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे चटगांव शस्त्रागार घटना को अंजाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बलिया में जो है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये चित्तू पांडे थे। चित्तू पांडे की जो है अध्यक्षता में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। अगर मदारी पासी की बात करें तो ये एका आंदोलन से संबंधित हैं, जो कि लगान बढ़ाने के विरोध एक आंदोलन किया गया था किसानों द्वारा, वो एका आंदोलन इसी से संबंधित है, मदारी पासी। अरुणा आसफ अली की बात करें अगर हम तो अरुणा आसफ अली जो है ये ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय हैं। अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती हैं। तो ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज को फहराया था, अरुणा आसफ अली ने। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने ही करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 प्रस्ताव के पास होते ही 9 अगस्त 1942 के भोर में अगले दिन सुबह ही कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो गांधी जी को जो है पुणे के आगा खां पैलेस में और जवाहरलाल नेहरू को प्रयागराज के नैनी जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले दिन कांग्रेस के सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी को भी कैद कर लिया गया था। आंदोलन के दौरान देश भर में प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश पुलिस की गोलाबारी में सैकड़ों लोग मारे गए। 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल पर आंदोलनकारियों ने धावा बोलकर कैदियों को छुड़ा दिया।
सरकारी अधिकारियों को बंदी बना दिया गया और कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो, इनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय के रूप में थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को एक आदमी सीमा बल वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में किसने संबोधित किया था? आपके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, रैमजे मैकडोनाल्ड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में संबोधित किया गया था। अगर हम विंस्टन चर्चिल की बात करें तो विंस्टन चर्चिल जो है 1940 से लेकर 1945 और फिर 1951 से लेकर 1955 दो कार्यकाल ये जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। अगर हम क्लीमेंट रिचर्ड एटली की बात करें तो एटली जो है 1945 से लेकर 1951 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के आज़ादी के समय 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको क्लीमेंट रिचर्ड एटली ध्यान रखना होगा। और अगर हम रैमजे मैकडोनाल्ड की बात करें तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इनका जो कार्यकाल था 1929 से लेकर 1935 तक, ये भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1929 से 1935। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है उस समय 1929 से 1935। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखिएगा। और 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक जो है 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंटबेटन योजना किसका आधार बना? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा देश के बंटवारे का। जो देश का बंटवारा हुआ वो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही किया गया था। आगे फैक्ट देखते हैं कुछ लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को एक आदमी सीमा बल वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के पुकारा था या संबोधित किया था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल 1947 से 1948। लॉर्ड माउंटबेटन ये पहले गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आप याद रखिएगा। और मार्च 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। तो माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे। और वहां से लेकर अगर हम अंतिम वायसराय की बात करें तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947, उसके बाद पहले गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे देखते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी। माउंटबेटन के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्लेमेंट एटली द्वारा सत्ता के हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्लेमेंट एटली जो है उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो है माउंटबेटन को गवर्नर जनरल अंतिम वायसराय बनाकर भेजा था और देश के विभाजन का जो है हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया था इन्हीं को। अगला फैक्ट देखते हैं 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना सामने रखा, जिसके तहत भारत के 2 डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया जाना था। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तय करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन जो है वो रेडक्लिफ लाइन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। अगर हम कैबिनेट मिशन से बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया। इसमें 3 ब्रिटिश सदस्य थे। कौन कौन? एक तो पैथिक लॉरेंस जो इस मिशन के नेतृत्व करता थे, पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन में थे और कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। अगर हम कैबिनेट मिशन से ही कुछ फैक्ट और देखें, आपको बताएं तो मुस्लिम लीग ने पहले इस योजना को जो है कैबिनेट मिशन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग को पता चला कि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत है तो उन्होंने योजना को अस्वीकार कर दिया और 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने मिशन योजना को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। जो मुस्लिम लीग था मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन से अपनी स्वीकृति वापस ले ली और प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। अगर हम आपको बताएं, सर्वप्रथम जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत ये नाम था वर्तमान उत्तर प्रदेश का, और ये 1836 के टाइम उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम था। और अगर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये नाम जो है 1877 में दिया गया था और संयुक्त प्रांत ये 1937 में और उत्तर प्रदेश जो है ये 1950 में। तो डी का वन सभी में है। ए का देखते हैं, ए का जो है ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 यहाँ पर भी है और ए का 4 यहाँ पर भी है। बी का देखते हैं, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, तो ये 1877, ये बी का 3 है, बी का 3 यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। और सी जो है संयुक्त प्रांत, सी का 2 1937, ये सही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के समय समय पर दिए गए नाम देखते हैं। मुगल काल के बाद प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कई जिले अवध के नवाबों के अधीन, पश्चिम के कुछ जिले दिल्ली के नियंत्रण में तथा दक्षिण पूर्व एवं पूर्व के कुछ जिले बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी से प्रदेश के बाकी हिस्सों को अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया। 1836 ईस्वी में जो है इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया तथा मुख्यालय आगरा बनाया गया था। 1877 में अगर हम बात करें तो 1877 में अवध और उत्तर प्रदेश प्रांत को एकीकृत करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और इस बृहद क्षेत्र को
आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। तो 1877 में इसका नाम आगरा एवं अवध प्रांत पड़ गया और 1937 में इस प्रदेश का नाम छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया था 1937। और 24 जनवरी 1950 को इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं 1921 ईस्वी में प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से लखनऊ हस्तांतरित की गई थी। कहाँ से? प्रयागराज से लखनऊ हस्तांतरित की गई थी। 9 नवंबर सन 2000 को प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। इन सभी फैक्ट को आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के जरिए जो है ये पूरी उत्तर प्रदेश आधुनिक काल इतिहास से संबंधित फैक्ट को आपके सामने रखा गया है। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है वो जल्दी मिल सके। और आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।